श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आज की इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमने बेहद ख़ास मेहमान को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है। आप हैं डॉक्टर अतुल समैया। आप एमएस हैं एम्स नई दिल्ली से और वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। सभी प्रकार के कैंसर का इलाज और निदान करते हैं आप। और बहुत खुशी की बात है कि आप आज सागर में पधारे हुए हैं और हमारे लिए आपने वक्त निकाला। और आज हम जिस विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं वो कैंसर से संबंधित है। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, हम सभी जानते हैं, और ये शरीर के कोशिकाओं में जब अनियंत्रित और असामान्य रूप से विभाजन होता है तो इसे हम कैंसर कहते हैं। डॉक्टर साहब और विस्तार से इसके बारे में हमें बताएंगे। लेकिन यदि कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचान लिया जाए तो कैंसर का इलाज संभव है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर क्या है। आम जन को यदि हम एक बिल्कुल सीधी सरल भाषा में समझाना चाहें कि कैंसर क्या है तो आप क्या बताएंगे? सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कैंसर को लेकर बहुत सारी भ्रामक जानकारियां लोगों के पास हैं। कैंसर हमारे शरीर की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं या कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं की अनियंत्रित वृद्धि जो होती है उसे कैंसर कहते हैं। वो ट्यूमर कहलाता है। और जब किसी ट्यूमर में ये कैपेसिटी आ जाती है कि वो स्प्रेड करके शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंच सकता है, दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, तो वो कैंसर कहलाता है। यदि वो अपनी ही जगह नियंत्रित रहता है, अपनी जगह पर रहता है, तो वो ट्यूमर कहलाता है। और जब फैल सकता है तो उसे हम कैंसर कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझा दिया है कि कैंसर क्या है। क्योंकि जब हम कोशिकाओं की बात करते हैं, असामान्य वृद्धि की बात करते हैं या उसके अनियंत्रित होने की बात करते हैं तो बात थोड़ी कम समझ में आती है। लेकिन आपने ट्यूमर के माध्यम से समझाया कि जो ट्यूमर ग्रोथ कर सकता है, बढ़ सकता है, शरीर के दूसरे ऑर्गन में, अंग में फैल सकता है, तो वो कैंसरस हो सकता है, वो कैंसरकारी हो सकता है। लेकिन वो गठान वहीं पे स्थिर है तो वो कैंसर नहीं है। शुरुआत में सारे कैंसर्स अपनी जगह पर स्थित होते हैं, पर उसमें पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल एंड स्प्रेड होने का पोटेंशियल होता है। यदि उसमें स्प्रेड होने का पोटेंशियल नहीं है तो वो कैंसर नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारा एक प्रश्न ये भी था कि क्या सारे गांठ, गठान, लंप या ट्यूमर जो होते हैं वो क्या कैंसर होते हैं? तो शायद इसका जवाब आपके इसी उत्तर में निहित है। आप इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएं हमारे लिए। जी हाँ, सारी गठानें शरीर में जो भी गठानें होती हैं वो कैंसर नहीं होती हैं। जैसे कि ब्रेस्ट में होने वाले ज़्यादातर लोगों को ब्रेस्ट कैंसर अभी चूंकि बहुत कॉमन है और ब्रेस्ट को लेके लोग सचेत भी हुए हैं, तो स्तन के अंदर होने वाली 80% गठानें कैंसर नहीं होती हैं, केवल 20% गठानें कैंसर होती हैं। तो शरीर में गठानें कई वजह से बन सकती हैं। जो सिस्ट होती है जिसमें फ्लूइड इकट्ठा होता है वो भी आपको गठान की तरह महसूस होगी। जो बिनाइन ट्यूमर का मतलब होता है जो कैंसर नहीं है, जो अपनी जगह पर धीरे 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 ग्रो तो कर रहा है पर वो कभी स्प्रेड करने का पोटेंशियल नहीं है, तो वो बिनाइन ट्यूमर्स कहलाते हैं। जैसे लाइपोमा यानी फैट का डिपोजिशन। कई लोगों ने अपने शरीर में देखा होगा कि कुछ गठानें हैं, किसी के हाथ में, किसी के पीठ में, किसी के पेट पर। वो गठानें बहुत धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, तो वो ट्यूमर है पर वो कैंसर नहीं है। इसी तरह से शरीर के जैसे पैरोटिड की ग्रंथि है, थायराइड की ग्रंथि है, इनमें भी कुछ गठानें बनती हैं पर ज़्यादातर वो कैंसर नहीं होते। जिन गठानों में वृद्धि करने की क्षमता होती है वो गठानें कैंसर हो सकती हैं, ऐसा आपका कहना है डॉक्टर साहब। यहाँ पर हम बिल्कुल शुरुआती स्तर पे जो सवाल उठते हैं कैंसर को लेकर के उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। बाद में हम बाकी इसके एडवांस चीज़ों की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति जिसको गठान महसूस हो रहा है या उसको लग रहा है कि कुछ असामान्य उसके साथ घटित हो रहा है, शायद कैंसर हो सकता है, तो वो शुरुआती जो इंडिकेटर्स हैं, शुरुआती जो संकेत हैं जिसके माध्यम से वो जान सके कि उसको कैंसर हो सकता है, वो इंडिकेटर्स या वो संकेतक क्या हैं? देखिए, कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकता है और जब बहुत सारे सिम्टम्स या शुरुआती लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि शरीर के किस हिस्से में कैंसर की शुरुआत हुई है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर जो हैं फेफड़ों के कैंसर हैं, मुंह के कैंसर हैं और स्तन कैंसर है महिलाओं में, साथ में सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। यदि हम 4 कैंसर की बात करते हैं तो शुरुआती लक्षणों में कहीं पर भी किस शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गठान है और जो धीरे धीरे बढ़ रही है और आपको लगता है पिछले कुछ समय में 2 महीने 3 महीने में ये गठान बढ़ने लगी है, तो वो कैंसर हो सकती है। उसका टेस्ट कराने की आवश्यकता है। मुंह में कोई छाला है जो पिछले 1 माह, 2 माह, 3 माह से लगातार है और उसमें हीलिंग नहीं हो रही, यानी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो भी कैंसर हो सकता है। यदि आपको असामान्य रूप से कहीं से ब्लीडिंग या रक्तस्राव हो रहा है, अब बच्चेदानी के द्वारा, मूत्राशय के द्वारा, मल द्वार के द्वारा यदि असामान्य रूप से रक्तस्राव है या ब्लीडिंग है, वो कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। लगातार खांसी आना, वजन कम होना,
भूख कम लगना, ये भी कैंसर के लक्षण हैं। किसी भी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और एक उचित निदान की तरफ बढ़ना चाहिए। जो डॉक्टर होगा वो आपको देखेगा, एग्जामिन करेगा, आपके सिम्टम्स को ध्यान से एनालाइज करेगा और उसके बेसिस पे कुछ इन्वेस्टिगेट करेगा या जांच कराएगा। जांच होने के पश्चात ये पुष्टि होगी कि ये कैंसर है या नहीं है। जो मुख्य प्रकार के कैंसर हमारे भारत में पाए जाते हैं उनके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर उसकी जांच करता है, एनालिसिस करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वो जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल होता है वो फिक्स होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कैंसर शरीर के एक भाग में हो गया तो क्या ये शरीर के दूसरे अंगों में भी फैल सकता है? नहीं, कैंसर की पहचान ही यही है। कैंसर को हम खतरनाक इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें स्प्रेड करने का पोटेंशियल है। यदि किसी व्यक्ति को स्तन में कैंसर हो, वो स्प्रेड होकर फेफड़ों में या लीवर में चला जाता है और वो स्टेज 4th स्टेज का कैंसर कहलाती है। और इसी वजह से कैंसर की जो प्रॉब्लम है, एक बार ब्लड में चला गया, ब्लड के द्वारा शरीर के किसी भी हिस्से में पहुंच सकता है और उस समय वो लाइलाज हो जाता है और उसका क्योर यानी कि परमानेंट क्योर संभव नहीं होता है। हमेशा के लिए उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। टाइम बीइंग तो हम कुछ ट्रीटमेंट के द्वारा उसको कंट्रोल कर सकते हैं पर ठीक नहीं कर सकते। तो यही कैंसर की खासियत है जो इसको सभी में नहीं कुछ केसेज में लाइलाज बनाती है। और दूसरा है लिम्फेटिक, यानी कि जो वाइट लिम्फ होता है, वाइट ब्लड होता है, उसके माध्यम से भी स्प्रेड करता है। तो जो गठानों में कैंसर आता है वो उसके थ्रू आता है। तो गले में मान लीजिए किसी के मुख में कैंसर है तो उसके गले की गठानों में आ गया, पर वो रीजनल है, वहाँ तक सीमित है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसको परमानेंटली क्योर करने के चांसेस अभी भी हैं। कैंसर की सबसे खतरनाक बात यही है कि वो एक अंग से दूसरे अंग में फैल सकता है, दूसरे अंग को प्रभावित कर सकता है और जब ये 4th स्टेज पे आ जाता है तो इसका इलाज करना लगभग मुश्किल सा हो जाता है। हाँ, इसे हम दवाइयों के माध्यम से, ट्रीटमेंट के माध्यम से नियंत्रित या प्रबंधित ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट करना शायद मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, आपका ऐसा कहना है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कैंसर की शंका या संदेह किसी पेशेंट में है तो उसके लिए, उसकी पुष्टि के लिए कि कैंसर की उपस्थिति किसी गठान में है, किसी मरीज में है, जांच किस प्रकार की जाती है? देखिए, कई तरह से जांचें होती हैं। सबसे पहले इस पर निर्भर करता है कि कैंसर किस अंग को प्रभावित कर रहा है। यदि ब्रेस्ट में कोई गठान है तो ब्रेस्ट के लिए सबसे पहले सोनोग्राफी की जाती है, मैमोग्राफी की जाती है और उसके बाद यदि हमें लगता है उसमें कैंसर की संभावना लगती है सोनोग्राफी और मैमोग्राफी से, तो हम बायोप्सी करते हैं। यदि इंटेस्टाइन में, ईसोफेगस में, आहार नली में कैंसर की संभावना लगती है तो हम एंडोस्कोपी करते हैं। यदि लंग्स में लगती है तो सीटी स्कैन करते हैं। तो पहले हमारी कोशिश होती है सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एमआरआई और एंडोस्कोपी के द्वारा उसको देखा जाए और जहां पर भी शंका उसमें लगता है कि ये कैंसर हो सकता है इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा, तो उसके बाद उसकी बायोप्सी की जाती है। क्योंकि कैंसर एक 100 तरह की बीमारियों का समूह है। कैंसर एक अकेला वर्ड है पर 100 तरह की बीमारियां हैं जिनको हम कॉमन इकट्ठा करके कैंसर कहते हैं, क्योंकि सब में स्प्रेड करने की क्षमता है, इसीलिए वो कैंसर कहलाते हैं। तो उस कैंसर के टाइप को समझने के लिए हमें बायोप्सी की जरूरत होती है। बायोप्सी जनरली बहुत ही मिनिमम बायोप्सी होती है। 2 तरह की कॉमनली बायोप्सी हम प्रयोग करते हैं। एक पंच बायोप्सी होती, पंच का मतलब होता है गेहूं या चावल के दाने के बराबर एक टुकड़ा हम ट्यूमर से ले लेते हैं। एक दूसरा होता है कोर निडल बायोप्सी, जिसमें एक छोटी सी निडल डाल के उसमें से एक छोटा सा टिश्यू ट्यूमर के अंदर से हम निकाल लेते हैं। इसमें कोई चीरा नहीं लगता है, कोई कट नहीं लगता है। तो ये दोनों बायोप्सी बहुत कॉमनली हम प्रयोग करते हैं कैंसर के डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि कुछ कैंसर का जो डायग्नोसिस, जैसा कि 100 कैंसर हैं तो रेडिकल चेंज हो जाता है। किसी केसेस में कीमोथेरेपी देना पड़ता है, किसी में सर्जरी करना पड़ता है, किसी में रेडियोथेरेपी करना पड़ता है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि कैंसर का टाइप क्या है। जी, कैंसर के प्रकार को समझना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से आप उसकी जांच भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 2 तरह की बायोप्सी होती है। लेटर स्टेज में बायोप्सी होती है, शुरुआत में आप जो शुरुआती जांच होते हैं उससे ही पता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बायोप्सी की नौबत आ गई तो बायोप्सी को लेकर के बहुत भ्रम लोगों के दिमाग में होता है कि बायोप्सी से कैंसर और ज़्यादा वृद्धि करने लगता है और तेज़ी से फैल जाता है। तो क्या बायोप्सी कराने के बाद यदि उसका इलाज कराया जाए, तुरंत इलाज कराया जाए कैंसर की पुष्टि होने के बाद, तो क्या बायोप्सी खतरनाक नहीं है? या बायोप्सी कराने के बाद मरीज ने छोड़ दिया, बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया, तो क्या वृद्धि ज़्यादा तेज़ी से हो जाती है? और बायोप्सी के कारण ये वृद्धि होती है कि कैंसर अपने आप में वो वृद्धि कर रहा है? ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसको लेकर हम रोज अपनी ओपीडी में इस तरह के प्रश्नों का सामना करते हैं। बायोप्सी करने से कोई कैंसर नहीं फैलता। पहला क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण में यहाँ पे देना चाहूँगा आम श्रोताओं के लिए कि बायोप्सी यदि प्रॉपरली, जो मैंने बताया पंच बायोप्सी या कोर निडल बायोप्सी है, उससे कोई कैंसर की स्प्रेड नहीं होती है।
इस भ्रम को मुझे नहीं पता कहाँ से ये समाज में इस भ्रम की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि कुछ गठाने जो कभी कैंसर होते ही नहीं हैं अपने आप ठीक हो जाती हैं और समय के साथ हील हो जाती हैं। कुछ इन्फेक्शस डिजीजेज होती हैं जो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं, या जिनकी ग्रोथ होती ही नहीं या बहुत धीरे होती है, जैसे हमने पहले बताया कि बिनाइन ट्यूमर है। तो यदि आप बायोप्सी करके ये प्रूव कर देंगे कि ये कैंसर नहीं है तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। जो 6 महीने 2 साल 3 साल तक जो नीम हकीम खतरे की जान है, तो शायद उन लोगों के द्वारा एक भ्रम फैलाया गया है। बायोप्सी करने का जो तरीका है, कोर नीडल बायोप्सी या अपंच बायोप्सी, ये दोनों तरीके से यदि आप बायोप्सी करते हैं तो कैंसर स्प्रेड का कोई रिस्क नहीं होता। तीसरी प्रॉब्लम जो आपने बताया कि कैंसर स्प्रेड होने लगता है, वो कैंसर तो स्प्रेड करेगा ही, आप बायोप्सी कराएं या ना कराएं, वो तो अपनी स्पीड में चल रहा है। जैसे कि हम गाड़ी का गियर बदलते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड एंड फोर्थ, तो पहले से दूसरे गियर में आने में टाइम लगता है, पर फोर्थ से सिक्स गियर जाने में बहुत कम टाइम लगता है। इसी तरह कैंसर की स्पीड होती है, शुरुआत में वो धीरे स्पीड से जाता है, धीरे धीरे चलता है और फिर तेजी से उसमें स्पीड होने लगती है। तो कई बार क्या होता है कि वो 1 साल 2 साल तक मरीज अपनी बायोप्सी नहीं कराता है, और जब बायोप्सी कराता है उसके 3 महीने में कैंसर का रूप असीमित हो जाता है या बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और उसको लगता है बायोप्सी की वजह से हो गया है। तो बायोप्सी उसमें कारक नहीं है, बल्कि उसने डायग्नोसिस किया है और कैंसर के इलाज को एक सही दिशा दी है। जी, बायोप्सी से कैंसर के इलाज को एक सही दिशा मिलती है, और बायोप्सी के ऊपर जो है दोषारोपण करना ये कतई उचित नहीं है, क्योंकि कैंसर तो खुद ही जो है ग्रोथ करने का, वृद्धि करने का स्वभाव रखता है। तो बायोप्सी से ये कहना है कि बायोप्सी के कारण ग्रोथ हो रहा है, ये गलत है। डॉक्टर साहब ने इस मिथक को आपने बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा और स्पष्टीकरण दिया। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम पुरुषों के कैंसर और महिलाओं के कैंसर के ऊपर आना चाहेंगे। पुरुषों में क्या अलग प्रकार के कैंसर होते हैं, महिलाओं में अलग प्रकार के कैंसर होते हैं, दोनों में अंतर क्या है बुनियादी रूप से? देखिए, हमने जैसा कि पहले कहा कि कैंसर शरीर के किसी भी भाग को ग्रसित कर सकता है। वो आपके पैर के नाखून से लेके दिमाग के अंदर तक जा सकता है, किसी भी कैंसर को। तो पुरुषों में जो कैंसर अलग होते हैं, मुख्यतः उनकी या तो लाइफ स्टाइल से जुड़े होते हैं या उनके जननांगों से जुड़े होते हैं। जैसे प्रोस्टेट का कैंसर है, वो चूंकि पुरुषों में पाई जाती है तो प्रोस्टेट का कैंसर होगा। महिलाओं में स्तन कैंसर है, पुरुषों में भी होता है, पर पुरुषों में स्तन ग्रंथि बहुत छोटी होती है। तो 1% कैंसर पुरुषों में होते हैं और 99% जो 99% कैंसर है वो महिलाओं में होते हैं, चूंकि उनकी ब्रेस्ट साइज बड़ी होती है। तो यूट्रस है, सर्विक्स है, ओवरी है, ये सारे चूंकि महिलाओं के जननांग हैं तो उनको महिलाओं से संबंधित कैंसर होंगे। बाकी यदि हम अन्य अंगों की बात करते हैं, फेफड़े हैं, स्टोमक है, ईसोफेगस है, मलाशा है, गुदा द्वार है, ये सारे कैंसर महिलाओं और पुरुषों में दोनों में हो सकते हैं। और कुछ लाइफ स्टाइल से, जैसे लंग कैंसर महिलाओं में कम होता है। उसकी वजह है कि स्मोकिंग की जो हैबिट है आज भारतवर्ष में कम से कम महिलाओं में तो बहुत कम है। तो इसी वजह से जो फेफड़ों का कैंसर पुरुषों में ज़्यादा होता है। पुरुषों में होना एक उनके सेक्स की वजह से नहीं है कि वो पुरुष हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी स्मोकिंग करने की आदत महिलाओं की तुलना में कहीं ज़्यादा है। लाइफ स्टाइल के कारण वो कैंसर ज़्यादा होता है। और महिलाओं के कैंसर की यदि बात की जाए डॉक्टर साहब, तो किस प्रकार के जो कैंसर होते हैं ज़्यादा जो है प्रेवलेंट होते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं? और ख़ासकर कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं, सुना जाता है कि उनकी अगर महिलाएं ही सही तरीके से डायग्नोसिस अपने आप करें तो वो समझ सकती हैं और डॉक्टर के पास जा सकती हैं, लेकिन कई बार समझने के बाद भी या कुछ असामान्य होने के बाद भी महिलाएं बोलती नहीं हैं। तो आप उन कैंसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं में जो कैंसर है, एक तो स्तन कैंसर है और दूसरा सर्वाइकल कैंसर है, बहुत कॉमन है। और हमारी समाज में एक टैटू या स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। स्टिग्मा जुड़ा होने की वजह से क्या होता है कि लोग ब्रेस्ट में होने वाली गठानों की चर्चा नहीं करते हैं। दूसरा, सर्वाइकल कैंसर में वेजाइना से डिस्चार्ज आता है, उसमें ब्लड आ सकता है, यंग फीमेल में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है। तो जो ओल्ड एज में जनरली महिलाएं बात नहीं करती कि इस उम्र में उनका ब्लड आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये हमारी समाज के स्टिग्मा की वजह से है। पर सबसे अच्छी बात यह है इन दोनों कैंसर्स को लेकर, यदि हम इनको पहली या दूसरी स्टेज पे पकड़ लेते हैं और इनके सिम्टम्स लगभग 1 से 2 साल पहले शुरू हो जाते, तो 80 से 90% क्योर रेट है इन कैंसर्स का, महिलाओं के कैंसर्स का। पर चूंकि अभी हमारी समाज तेजी से बदल रहा है, तो हम जो पहले कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को लेके जो स्टिग्मा देखते थे, अब कम हुआ है और महिलाएं खुद आती हैं, उनके साथ पुरुष आते हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं कि एक कैंसर तो नहीं है, आप कृपया टेस्ट करके बता दीजिए, यदि है तो उसका इलाज शुरू कर दीजिए। सर्वाइकल कैंसर में एक वैक्सीन अवेलेबल है, यदि हम इस वैक्सीन को लगवा लेते हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स को लगाया जाता है शादी के पहले, तो उसमें 80% कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स को हम रोक सकते हैं इस वैक्सीन के द्वारा। तो कैंसर के केवल 2 वैक्सीन हैं, एक सर्वाइकल कैंसर के लिए है और दूसरा लीवर कैंसर के लिए हेपेटाइटिस बी से जो होता है। इसके बारे में लगभग सारी जनता जागरूक है और ये हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी है। तो एक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के लिए मैं आम श्रोताओं से बोलूँगा कि अपने बच्चों को, जो 13 से 18 साल की लड़कियाँ हैं, उनको कम से कम सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगा लेंगे तो 80% रिस्क हम कम कर सकते हैं।
बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने बताई कि दो ही तरह के हमारे पास वैक्सीन है जो कैंसर को रोकते हैं, दो प्रकार के कैंसर के लिए। सर्वाइकल का कैंसर एक बड़ा कैंसर है जो महिलाओं में होता है। 13 से 18 वर्ष की उम्र की जो युवतियां हैं, अगर उनमें ये वैक्सीन लगवा दिया जाए तो इस तरह की बीमारी से बच सकती हैं। और खासकर आपने बताया कि ये दो बड़े पैमाने पर पाया जाने वाला कैंसर है जिसके बारे में बात बहुत कम होती है, लेकिन 80% केसेस में, मामले में हम इसे क्योर कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट के कैंसर के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या बच्चियां जो है या युवतियां या महिलाएं स्वयं से ये पता कर सकती हैं कि वो शायद उस अवस्था की तरफ जा रही हैं? कुछ ऐसे आप टिप्स बताना चाहें? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए ज़्यादातर मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ, 80 से 90% कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को पहली और दूसरी अवस्थाओं में महिलाएं खुद डिटेक्ट कर सकते हैं। एक स्वस्तन परीक्षण होता है जिसमें मासिक धर्म आने के बाद तीसरे या चौथे दिन वो स्व स्तन का परीक्षण करती हैं, और यदि उस परीक्षण में उनको कोई गठान या लंप मिलता है तो उनको फिर उस केस में अपने सर्जन से या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो 15 से 25 साल की लड़कियाँ होती हैं उनमें कुछ गठानें होती हैं जो 95% केसेज में कैंसर नहीं होती हैं। तो उस तरह से भी कोई लोग भ्रमित हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं कि 16 साल की लड़की को गठान है और ये कैंसर हो सकता है। इसमें जनरली बिना कैंसर की गठानें होती हैं, पर हम इसलिए कहते हैं कि जो 25 वर्ष से ज़्यादा की महिलाएं हैं उनको प्रति माह अपने स्तन का स्व स्तन परीक्षण करना चाहिए, और ये परीक्षण के लिए वेबसाइट पे बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो इसके द्वारा यदि हम परीक्षण करते हैं तो लगभग 80% महिलाओं का हम कैंसर पहली और दूसरी अवस्था में पकड़ सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्वस्तन परीक्षण, और इसके लिए एक दूसरा है ट्रेंड प्रोफेशनल। ट्रेंड प्रोफेशनल में नर्सेज भी आती हैं, गायनोकोलॉजिस्ट आते हैं, सर्जन आते हैं। तो यदि आप उनसे एग्जामिन करवाते हैं तो वो बहुत जल्दी कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट भी नहीं है, सिंपल एग्जामिनेशन है, परीक्षण है जो खुद करना होता है। सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर के लिए एक पैपिस्मियर टेस्ट होता है जो पेनलेस होता है, कोई दर्द रहित प्रक्रिया है जिसमें हम कैंसर को, सर्वाइकल कैंसर को 2 से 3 साल पहले तक पता कर सकते हैं। फिर महिलाओं में जो 40 वर्ष से ज़्यादा हैं वो यदि अपना मेमोग्राफी कराते हैं तो मेमोग्राफी के माध्यम से कैंसर को हम 2 साल पहले, यानी कि स्टेज 1 से पहले भी डिटेक्ट कर सकते हैं, स्टेज 0 पर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेमोग्राफी और पैपिस्मियर कैंसर को 2 से 3 साल पहले पहचानने में मदद करते हैं। जी, कैंसर की पहचान हम कैंसर की स्टेज फर्स्ट यानी पहली अवस्था से पहले ही, पूर्व ही कर सकते हैं, 0 स्टेज पे कर सकते हैं। आपने बताया थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी की आवश्यकता है। हम अक्सर क्या करते हैं कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। चीज़ें जब एडवांस लेवल पे आती हैं, ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तब इलाज भी कठिन होता है और ज़्यादा खर्चा भी लग सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, ये इस प्रकार के कैंसर हैं कि जिसके बारे में समाज में एक टैबू है। एक मानसिक ग्रंथि है, क्योंकि कैंसर की ग्रंथि अनियंत्रित जो है वृद्धि करने का लक्षण रखती है, लेकिन मानसिक ग्रंथि के कारण, दिमाग में हमारे जो ग्रंथि बैठी हुई है उसके कारण हम इसे और कठिन बना देते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर पुरुषों के कैंसर के बारे में बात करना चाहेंगे, खासकर प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आप देखिए, प्रोस्टेट कैंसर हमारे जो जननांगों का हिस्सा है प्रोस्टेट ग्रंथि, और समय के साथ इसकी वृद्धि होती है, जिसे हम बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया BPH कहते हैं। कई लोगों का सुना होगा आपने, 60-65 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है जो दूरबीन डाल के कर दिया जाता है। पर कुछ केसेस में कैंसर की वजह से भी प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि होती है, और एज से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा है, एजिंग। क्योंकि आज हमारी एज बढ़ती जा रही, मतलब हमारा जो एवरेज एजिंग है, एज प्रोसेस, हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट इतने एडवांसेज हो गए हैं कि लोगों की जो उम्र बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती उम्र का कैंसर है प्रोस्टेट। और इसमें जब भी हम प्रोस्टेट ग्रंथि के कोई भी जांच कराते हैं या हम प्रोस्टेट के लेके परेशान होते हैं, जनरली इसमें वही जो गदूत की ग्रंथि हम आम भाषा में कहते हैं, और गदूत की ग्रंथि जब बढ़ जाती है तो लोगों के यूरिन आने में दिक्कत होने लगती, यूरिन का फ्लो कम हो जाता है, रात में बार बार उठ के ही हमें पेशाब करने के लिए जाना होता है, और साथ में जो धार है उसकी यूरिन की वो कम हो जाती है। तो इस तरह के लक्षण गदूत की ग्रंथि के बढ़ने की वजह से होते हैं, पर वो सामान्यतः BPH की वजह से होती है, पर कुछ केसेज में कैंसर की वजह से होती है। तो इसके लिए एक PSA टेस्ट होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है, उसके द्वारा हम एक ब्लड सैंपल विड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं कि ये PSA का जो लेवल है बढ़ा हुआ है कि नहीं। यदि ये बढ़ा हुआ है तो प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर हो सकता है। उसके लिए फिर बायोप्सी करके उसको कंफर्म किया जाता है। तो PSA का लेवल एक इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है हमारे डिसीजन के लिए, और यदि PSA नॉर्मल है तो ये मान के चले 99% आपको कैंसर नहीं है। और PSA बढ़ा हुआ होने का, अगेन PSA यदि बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब भी नहीं है कि कैंसर ही है, पर ये हाँ, इसमें कैंसर होने की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं, और इसको हम बायोप्सी के द्वारा कंफर्म करेंगे। और यदि हम 90 साल के किसी व्यक्ति, हम 85 साल के बाद यदि हम 100 लोगों की बायोप्सी करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि की, तो शायद 80 लोगों में कैंसर निकल आएगा। तो इसलिए इस कैंसर में जब सिम्टम्स होते हैं,
जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, हमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस को देखना होता है और उसके बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट डिसीजन लिया जाता है। जी जी, बढ़ते उम्र से जुड़ी हुई ये समस्या है, एजिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। डॉक्टर साहब, हम चर्चा के बीच में एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, खासकर जो आज की बदलती हुई जीवन शैली है उसके अनुसार युवाओं में एक अलग तरह का चलन हो गया है, लोग टैटू गुदवाते हैं। पहले भी ये प्रथा हुआ करती थी, लेकिन आज एक मॉडर्न यंग एज के जो लड़के लड़कियां होते हैं उनमें एक फैशन सिंबल माना जाता है ये। तो टैटू गुदवाने से भी क्या किसी व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हुक्का बार का भी बहुत चलन है और कई बार जो है हुक्का जो उसका सेवन कर रहे हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन उसके सराउंडिंग में आने वाले आसपास जो वातावरण में लोग होते हैं हुक्का का सेवन नहीं भी कर रहे होते हैं, या सिगरेट या बीड़ी या तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो पैसिव स्मोकिंग के शिकार होते हैं। तो क्या उन लोगों में भी किसी प्रकार से फेफड़े का कैंसर फैल सकता है? बहुत ही अच्छे प्रश्न है। टैटू को लेकर बेसिकली सिंपल है, कोई भी इन्फेक्टेड नीडल हो वो आपको इन्फेक्शन पहुंचा सकती है। जो टैटू यूज करते हैं, टैटू का प्रयोग करते हैं, उसमें नीडल का बहुत बड़ा रोल है। यदि आपकी नीडल किसी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव या HIV पॉजिटिव व्यक्ति के द्वारा पहले टैटू किया गया है और उसी नीडल को उपयोग आपके ऊपर किया गया है, तो ये जो टैटू है आपको इन इन्फेक्शंस की हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV का रिस्क बढ़ा देता है और इसकी वजह से आपको उस बीमारी से संबंधित कैंसर, स्पेशली लीवर कैंसर या HIV से संबंधित ल्यूकीमिया या लिम्फोमा के कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। तो टैटू का डायरेक्ट रोल नहीं है इसमें, रोल है उस नीडल का। दूसरा प्रश्न हुक्का बार को लेके। हुक्का बार बेसिकली किसी भी तरह का स्मोक हो, आपके वो चूल्हे का स्मोक हो चाहे हुक्का बार का स्मोक हो, आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि उसमें लगभग 250 तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो पाए जाते हैं और उसका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। हुक्के में ये कहते हैं कि वो ठंडा होता है, इसलिए शायद उसमें उतना इफेक्ट नहीं डालता है, उसको आइस के थ्रू लेके जाते हैं, तो स्मोकिंग की तरह वो कहते हैं कि जो सिगरेट स्मोकिंग उसका इफेक्ट कम हो जाता है या उसका इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है, उसमें भी केमिकल्स पाए जाते हैं। कोई भी जलती हुई चीज कार्बन पैदा करती है और कार्बन से CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब निकलते हैं। इसी तरह उसमें भी केमिकल 200-250 तरह के केमिकल्स होते हैं जो आपके लंग्स में अंदर जाते हैं। तो अकेले स्मोकिंग से लंग कैंसर नहीं होता, स्मोकिंग से पेनक्रियाज कैंसर भी हो सकता है, स्मोकिंग से ब्लैडर कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय का कैंसर भी हो सकता है, स्टोमक का कैंसर भी हो सकता है, ईसोफेगस का भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये स्मोक जो है आपके बॉडी के अन पार्ट्स में एब्जॉर्ब होके तो पहुंचता ही है और यूरिन के थ्रू कुछ केमिकल्स एक्सक्रीट होते हैं, इसलिए किडनी और ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। तो जो पैसिव स्मोकर हैं, जैसा कि आपने कहा, उनको रिस्क उनकी तुलना में कम होता है, क्योंकि आपका जो स्मोक है वो कम जा रहा है। बेसिकली इसका सीधा रिलेशन है ड्यूरेशन आप स्मोक के साथ और कितने समय तक आप उसको इनहेल कर रहे हैं। इसीलिए लगभग 15% कैंसर, स्पेशली महिलाओं में जो लंग कैंसर होते हैं, उसकी वजह पैसिव स्मोकिंग होती है। तो 15% कैंसर हम इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग। तो आपने डायरेक्टली स्मोक नहीं किया, पर दूसरे जो स्मोकिंग कर रहे हैं या धूम्रपान कर रहे हैं उनके साथ आप बैठे हुए हैं और वो स्मोक आपके लंग्स के द्वारा, ओरल कैविटी के द्वारा आपके शरीर में पहुंच रहा है। तो 15% फेफड़ों के कैंसर सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से होते हैं। तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग से भी बचना उतना ही जरूरी है जैसा कि आप स्मोकिंग से बच रहे हैं। कई लोग होते हैं मित्र मंडली में रहते हैं, उस समय यंग होते हैं और इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं, पर 20 साल बाद जब इसको रियलाइज़ करते हैं तब ये बहुत देर हो चुकी होती है, आपके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। एक कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें रिवर्स गियर नहीं लगता है, हमेशा ये फॉरवर्ड गियर में बात करती है। कैंसर फॉरवर्ड गियर में बात करती है और तेज़ी से बात करती है, गियर तेज़ी से चेंज करती है, स्पीड तेज़ी से बढ़ता है इसका। और ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है परिवार में, खासकर जो लोग स्मोकिंग करते हैं या हुक्का का सेवन करते हैं, कि जो नादान बच्चे हैं या घर के जो वैसे लोग हैं जो स्मोक या फिर हुक्का का सेवन नहीं कर रहे हैं, उनको अनायास ही हम ये बीमारी जो है सौगात में दे रहे हैं। 5% कैंसर थर्ड हैंड स्मोकिंग की वजह से होते हैं। थर्ड हैंड स्मोकिंग का मतलब होता है जो उसके एसेज हैं, जो आपके सिगरेट या बीड़ी के टुकड़ों को आपने यहाँ वहाँ दरवाजों पे, घर के आसपास कहीं छोड़ दिया है, जो छोटे बच्चे हैं खेलते समय उनको टच करते हैं और उनको अंदर ले लेते हैं। ये लंबे समय तक यदि ये प्रक्रिया चलती है तो 5% कैंसर उन बच्चों को आगे जाके 40 से 50 साल बाद हो सकता है। बहुत सही आपने डॉक्टर साहब फरमाया कि हम तो स्वयं का जो स्वास्थ्य है उसको खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने आसपास अपने सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों का भी स्वास्थ्य जो है खतरे में डाल रहे हैं। बचना जरूरी है इस बात से। डॉक्टर साहब, बस हम अपनी चर्चा के आखिरी चरण में हैं और यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से ट्रीटमेंट के लिए डायग्नोसिस अलग अलग तरीके से होता है, सोनोग्राफी होता है, मेमोग्राफी होता है, CT स्कैन होता है, बायोप्सी होता है, उसी प्रकार से कैंसर के इलाज की यदि हम बात करें तो कौन सी वो विधा है या कौन सा वो प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से आप कैंसर का इलाज करते हैं? देखिए, कैंसर को हम मोटे तौर पे 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है ब्लड से रिलेटेड कैंसर, ब्लड कैंसर और उससे संबंधित। दूसरा होता है सॉलिड ऑर्गन। सॉलिड ऑर्गन यानी लंग्स, स्टोमक, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, यूट्रस,
तो जो सॉलिड ऑर्गन्स के कैंसर होते हैं उनका मुख्य इलाज सर्जरी के द्वारा किया जाता है, ऑपरेशन जिनका मुख्य इलाज होता है। इसके पश्चात स्टेज वाइज हम डिसाइड करते हैं कि इसमें आगे कीमोथेरेपी या रेडिएशन की, रेडियोथेरेपी की जरूरत है। कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे ब्लड कैंसर, इनका इलाज जो है वो केवल और केवल कीमोथेरेपी के माध्यम से किया जाता है। इसमें ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन का कोई रोल नहीं होता है, सर्जरी का कोई रोल नहीं होता है। कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे सर्वाइकल कैंसर्स की हमने बात की थी, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए मुख्य इलाज या तो रेडियोथेरेपी होता है। रेडियोथेरेपी क्या होती है? एक एक्सरे मशीन होती है, स्पेशल टाइप की एक्सरे मशीन है जिसके द्वारा एक्सरेज दी जाती हैं, तो उसके द्वारा किया जाता है। कुछ कैंसर्स में तीनों सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी तीनों विधाओं को शामिल करना होता है। कुछ कैंसर में केवल सर्जरी रेडियोथेरेपी होती है, कुछ कैंसर में सर्जरी कीमोथेरेपी होती है। तो ये निर्भर करता है कि कैंसर का टाइप कौन सा है और कैंसर का स्टेज कौन सा है। इन दोनों को मिलाकर जो ट्रीटमेंट डिसीजन होता है, जनरली जो बड़े सेंटर्स होते हैं उनका एक ट्यूमर बोर्ड होता है, वहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं और वो मिलकर एक निर्णय करते हैं कि इस कैंसर का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, जो सबसे अच्छा इलाज है, वो कैसे किया जा सकता है। विशेषज्ञ ही ये तय कर सकता है कि सर्जरी करना है, रेडियोथेरेपी करना है, कीमोथेरेपी करना है, या तीनों का ही मिला जुला स्वरूप होगा इलाज का, ये तय किया जाता है। डॉक्टर साहब, एक बस जिज्ञासावश एक प्रश्न दिमाग में और आ रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का, किसी कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट आपने किया और वो पूरी तरीके से क्योर हो गया, पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया, तो क्या उसमें कैंसर पनपने की संभावना हो सकती है, या कितने अंतराल पे उसको अपने डॉक्टर से लगातार संपर्क करना चाहिए ताकि अगर संभावना है भी तो ना हो पाए वो? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जनरली जब मरीज से हमारा इंटरेक्शन होता है, हमेशा कहता हूँ आपसे हमारा आप जीवन भर का संबंध बन गया है। वो पहले तो समझता नहीं इस बात को। कारण क्या होता है, कैंसर की एक पोटेंशियल होता है, वो कभी भी वापस आ सकता है। जनरली हम कैंसर के इलाज के समय ये मान के चलते हैं पहले 2 साल में कैंसर की वापसी नहीं हो, किसी भी स्टेज का कैंसर, तो इसके अब 80% वापस आने की संभावना खत्म हो गई है। और यदि वो 5 साल तक वापस नहीं आया तो 97-98% संभावना है कि ये वापस नहीं आएगा। तो जो कैंसर वापसी करता है उसी को देखने के लिए हम शुरुआती 2 वर्षों में प्रति 3 माह में पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। 2 साल के बाद ये टाइम इंटरवल 4 से 6 महीने हो जाता है। 5 साल के बाद वर्ष में 1 बार हो जाता है। तो मजाक में कई बार मैं अपने मरीजों से कहता हूँ अब आपके 5 साल पूरे हो गए हैं, हर बार आपसे हम आपकी मुलाकात बर्थडे पे करेंगे और केक लाइएगा आप बर्थडे पे अपना। तो इस तरह से कैंसर के साथ जो है कि 5 साल के बाद कैंसर वापसी की संभावना प्रैक्टिकली नील होती है, यस थ्योरेटिकली 2% लोगों में वो लौट सकता है। कैंसर में लौटने की संभावना होती है, इसलिए बार बार मरीज को डॉक्टर के पास आके चेकअप कराना पड़ता है। और 5 साल के बाद आपने बताया कि मोटा मोटा एक जो बेंचमार्क 5 साल का है, उसके बाद शायद वापस नहीं आता है, लेकिन फिर भी 1 साल में चेक करवाना जरूरी होता है। डॉक्टर अतुल समैया साहब, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका कि आपने तमाम व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए वक्त निकाला और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने कैंसर से संबंधित बहुत ही आसान भाषा और शब्दों में बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।